हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 13 एसी सर्किट्स। आज है उसका लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं फेजर्स एंड फेजर डायग्राम। इसके पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है एसी सर्किट का, जिसमें हमने एवरेज एंड आरएमएस स्पीड स्टडी किया था। वो लेक्चर जरूर देखें। तो बच्चों, एक्चुअली फेजर्स क्या होता है, देखो फेजर्स मतलब एक्चुअली एक फेज तो आपको पता होगा, जैसे कि हमने स्टडी किया है। E इज इक्वल टू क्या होता है, E0 साइन ओमेगा टी, एंड I इज इक्वल टू क्या होता है, I0 इंस्टांटेनियस करंट एंड इंस्टांटेनियस EMF। ये अगर हमें देखना है तो इसके लिए हम लोग ये AC के लिए ये डेरिवेशन यूज करते हैं। तो हमें पता है AC सर्किट में AC करंट कैसे होता है, कुछ इस तरह होता है। वेरिएबल मतलब सिनोसॉइडल वेव होता है, तो इसमें कंटिन्यूअसली वेरिएबल है। तो ये अगर इसमें जो ये फेज है, ये जो ओमेगा टी है, इस ओमेगा टी को कहा जाता है फेज। इसको क्या कहा जाता है, फेज। और इसको अगर आपको शो करना है डायग्रामेटिकली, तो डायग्रामेटिकली शो करने के लिए एक रोटेटिंग वेक्टर हम लोग यूज करते हैं, और उस रोटेटिंग वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, फेजर कहते हैं। मतलब इसको मान लो, डायग्रामेटिकली बताती हूँ मैं, फिर आपको समझ में आएगा। मान लो यहाँ पे मैंने EMF दिखाया, तो EMF जो है उसका एक वेक्टर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह। एक एक्स एक्सिस लेंगे, एक वाई एक्सिस लेंगे, इसको इसमें हम लोग एक EMF दिखाएंगे। EMF दिखाने के लिए मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया कुछ इस तरह। अभी इस वेक्टर में क्या क्या है, इस डायग्राम में कौन सी चीज़ को हम क्या कहते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी फेजर डायग्राम के वक्त। अभी फिलहाल बस इतना याद रखो। इसमें मैंने इसी को एक वेक्टर फॉर्म में दिखाया। तो इस वेक्टर फॉर्म में इसको हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली ये वेक्टर पहले कहाँ पे था, यहाँ पे था। फिर हम उसको रोटेट करते 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 कहाँ पे लेके गए, यहाँ पे लेके गए। मतलब कुछ एंगल इसने बनाया। कितना एंगल बनाया इसने, ओमेगा टी जितना एंगल बनाया। इसको हम कहते हैं फेज। ये जो एंगल बनाता है इसको हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। और इस फेज को शो करने वाला एक रोटेटिंग वेक्टर होता है कुछ इस तरह। ये रोटेटिंग वेक्टर जो है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा। तो ये हमें क्या शो करता है, ये रोटेटिंग वेक्टर जो है, इस रोटेटिंग वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फेजर। इसको फेजर्स कहा जाता है। तो ये फेजर EMF का भी हो सकता है, करंट का भी हो सकता है। बस EMF एंड करंट में क्या डिफरेंस होता है दोनों में, EMF की जितनी लेंथ है तो करंट की जो लेंथ है ये इससे छोटी होती है, मतलब इतना कम होता है। अभी यहाँ पे दोनों का एंगल ओमेगा टी, तो सेम वेक्टर पे हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये I छोटा रहता है हमेशा। हमेशा याद रखो, जो EMF की फेजर लेंथ होती है, EMF फेजर लेंथ is always greater than, Q is always greater than current phasor length। ऐसा क्यों, देखो हमें पता है कि करंट का रिलेशन क्या होता है EMF के साथ, I इज इक्वल टू क्या होता है, E डिवाइड बाय R होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो करंट हमेशा इस रेजिस्टेंस की वजह से कम रहता है। EMF का वैसा नहीं, EMF का वो रेजिस्टेंस से कुछ लेना देना नहीं, वो कम ज़्यादा नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। बट करंट जो है इस रेजिस्टेंस की वजह से ये क्या होगा, कम होगा, उसका फ्लो होना कम होगा। इसीलिए इसकी जो लेंथ होती है ना, इस फेजर की ये जो लेंथ होती है, ये करंट की हमेशा कम रहेगी एंड EMF की हमेशा ज़्यादा रहेगी। आया समझ में? तो इसको कहा जाता है फेजर। फेजर मतलब क्या, अभी इसी पूरे इसमें जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है, पूरे एक्सप्लेनेशन में आप क्या याद रखो, अभी फिलहाल बस ये वेक्टर याद रखो। बाकी ये सभी चीज़ें मैं वापस एक्सप्लेन करने ही वाली हूँ आपको। ये वेक्टर याद रखो। वेक्टर क्या है, ये एक रोटेटिंग वेक्टर है जो हमें क्या शो कर रहा है, EMF शो कर रहा है, करंट शो कर रहा है, उसको हम कहते हैं फेजर। और उसकी डायग्राम जो रहेगी, जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको लिख के देती हूँ। तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, अ रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी वैरिंग सिनोसॉइडली विथ टाइम। मतलब ये जो क्वांटिटी होती है सिनोसॉइडली, मतलब ऐसे, विथ टाइम।
टाइम के साथ साथ सिनुसॉइडली वैरी होने वाली क्वांटिटी का जो रोटेटिंग वेक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज फेजर। और उसका जो डायग्राम होता है रिप्रेजेंटिंग अ फेजर, जो मैंने अभी आपको निकाल के दिया था ऐसा वाला, उसको बोला जाता है फेजर डायग्राम। वैसे फेजर डायग्राम में वापस एक्सप्लेन करने वाली हूँ, उसकी बस डेफिनेशन आप लोग याद रखो। रोटेटिंग वेक्टर, जो मैंने आपको ऐसा बताया था, रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी वेरिंग सिनुसॉइडली विद टाइम called as phasor, and the diagram representing a phasor is called as phasor diagram. Okay, ये होगी डेफिनेशन। अब फेजर डायग्राम कैसी होती है वो हम देखते हैं। बच्चों, फेजर डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए पूछा जाता है बहुत बार। तो फेजर डायग्राम होता क्या है, एक्चुअली ये शो करता है कंपैरिजन बिटवीन ईएमएफ एंड करंट, मतलब कौन ज़्यादा है, करंट आगे है। ये लेंथ क्या, लेंथ नहीं है, लेंथ हम लोग यहाँ पे लेंथ के बारे में नहीं जान रहे, उसकी वैल्यू अलग है, बट करंट ज़्यादा है कि ईएमएफ ज़्यादा है ये शो कौन करेगा, फेज एंगल, किसका फेज डिफरेंस ज़्यादा है ये शो करता है कौन, फेजर डायग्राम। करंट का फेज डिफरेंस ज़्यादा है या ईएमएफ का फेज डिफरेंस ज़्यादा है, मतलब कंपटीशन, दोनों की कंपटीशन शो करने का काम एक फेजर डायग्राम करते हैं। कैसे करता है वो हम लोग धीरे धीरे आपको समझ में आएगा जब आगे के टॉपिक स्टडी करेंगे। फिलहाल बस आप इतना याद रखो कि फेजर डायग्राम कैसे होता है। तो ये है दो एक्सिस, ओके, यहाँ पे हमने टाइम लिया मान लो, तो ये करंट का भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं एंड ईएमएफ का भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे वेक्टर दिखाया था, मान लो मैंने एक वेक्टर दिखाया यहाँ पे किसका, ईएमएफ का, तो ये ईएमएफ का वेक्टर है, ऐसे मान लो। ऐसे ही हो सकता है करंट का। यहाँ पे ये जो एंगल है इसको फेज कहा जाता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज फेज विच इज डिनोटेड बाय ओमेगा टी। अब यहाँ पे ये जो लेंथ है ये क्या शो करती है, देखो हमने यहाँ पे E इज इक्वल टू इक्वेशन स्टडी किया है, E0 साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन। तो यहाँ मैंने आपको बताया था E0 क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज पीक वैल्यू। पीक वैल्यू हम किसको कहते हैं, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम में पीक वैल्यू कौन सा होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू जो है इसको हम क्या कहते हैं, पीक वैल्यू। तो ये आपका E0 है, ये माइनस E0, ये प्लस E0, तो ये E0 जो है वो पीक वैल्यू है। तो इसमें ये जो लेंथ है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, पहला पॉइंट, लेंथ ऑफ एरो क्या रिप्रेजेंट करेगी फेजर डायग्राम में, लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट करती है पीक वैल्यू। इसकी लेंथ जितनी बड़ी पीक वैल्यू उतनी बड़ी, पीक वैल्यू मतलब एम्पलीट्यूड, राइट। दूसरा, इसका जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखो जैसे जैसे ये मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो तब ये प्रोजेक्शन यहाँ पे रहेगा। मान लो ये एरो इनिशियली यहाँ पे था, तब ये प्रोजेक्शन कहाँ पे था, यहाँ पे था। जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये प्रोजेक्शन मान लो ये यहाँ तक गया तो प्रोजेक्शन कहाँ पे आया, यहाँ पे। ये यहाँ तक गया तो प्रोजेक्शन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ये यहाँ तक गया तो प्रोजेक्शन, मतलब जैसे जैसे ये यहाँ से इधर जा रहा है प्रोजेक्शन यहाँ से इधर जा रहा है। तो इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर लाइन ऑफ वाई एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन, उसको प्रोजेक्शन कहा जाता है। तो ये प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस क्या शो करेगा, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस क्या शो करेगा, इट शोज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये क्या शो करता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मतलब क्या कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमने लिया था E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, सिमिलरली I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। तो ये जो I एंड E है ये क्या है, इंस्टेंटेनियस, पर्टिकुलर इंस्टेंट की वैल्यू, इसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। तो ये जो वैल्यू है यहाँ की, मतलब ये डिस्टेंस, ये क्या शो करता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। कैसे, देखो मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की मान लो, तो ये क्या रहेगी, ये डिस्टेंस कितना है E, तो ये अपोजिट साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस। मान लो इसकी अपोजिट साइड x है तो x डिवाइड बाय हाइपोटेनिस क्या है, E। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या आएगा, E साइन थीटा, थीटा कितना है, ओमेगा टी, E साइन ओमेगा टी। मतलब ये E0 है एक्चुअली, पीक वैल्यू है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला, लेंथ ऑफ एरो क्या शो करता है, पीक वैल्यू। तो ये E0 रहेगा, तो E0 इक्वल टू क्या रहेगा, E साइन ओमेगा टी। और ये x इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे हमारा E है। तो यहाँ पे इस x की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं E0 साइन ओमेगा टी, राइट ना।
इसका यूज करके। और यहाँ पे कितना रहेगा, ये कितना रहेगा, दैट इज E0 cos ओमेगा टी। या फिर आप डायरेक्टली उसको वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये इतना थीटा की साइड में क्या होता है cos ओमेगा टी और इस साइड में क्या होता है sin ओमेगा टी, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये अगर E0 sin ओमेगा टी है तो ये भी कितना रहेगा E0 sin ओमेगा टी, क्योंकि पैरेलल साइड है, देखो ये दोनों पैरेलल साइड तो दोनों सेम रहेगी। तो ये कितना रहेगा E0। तो ये जो है ये प्रोजेक्शन किसका है, y एक्सिस का। ये प्रोजेक्शन किसका है, x एक्सिस का। हम x एक्सिस का प्रोजेक्शन नहीं ले रहे, हम कौन सा ले रहे हैं, y एक्सिस का प्रोजेक्शन ले रहे हैं। तो प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, क्योंकि हम sin ओमेगा टी, हमारे फॉर्मूले में sin ओमेगा टी है, cos ओमेगा टी है ही नहीं। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है, या फिर उसको हम बोलते हैं E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी। इस E की जगह पे आप I ले सकते हैं, E0 की जगह पे आप I0 ले सकते हैं। तो ये बनेगा I0 sin ओमेगा टी, ये बनेगा I0 cos ओमेगा टी। तो यहाँ पे दो बातें आपको याद रखनी है। पहली बात, लेंथ ऑफ एरो हमें शो करता है पिक वैल्यू, उसके बाद प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस शो करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी, या फिर I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी। आया समझ में। तो ये है फेजर डायग्राम। अगर आपको फेजर डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाए तो आप उसको ऐसे एक्सप्लेन करोगे। अब इसी से रिलेटेड हम आगे का टॉपिक लेने वाले हैं। तो बच्चों इसके बाद का जो टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। इस डिफरेंट टाइप्स में हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो वो कैसी ड्रॉ करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस। आपको पता है ना, हमने रेजिस्टेंस सभी ये कंपोनेंट स्टडी किए हैं। रेजिस्टेंस स्टडी किया, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने इंडक्टर स्टडी किया, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने कैपेसिटर स्टडी किया। तो ये रेजिस्टर को हम डिनोट करते हैं R से, इंडक्टर को हम डिनोट करते हैं L से, कैपेसिटेंस को हम डिनोट करते हैं C से। तो रेजिस्टेंस का एसी सर्किट, देन इंडक्टर का एसी सर्किट एंड कैपेसिटर, ये तीनों के एसी सर्किट्स हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं। उसके बाद हम लोग वन बाय वन तीनों को कंबाइन करके LCR सर्किट स्टडी करेंगे। पहले इंडिविजुअल स्टडी करेंगे, उसके बाद LCR सर्किट, मतलब तीनों को कंबाइन करके एक सर्किट स्टडी करेंगे। तो इसका सबका जो मैं अभी बताने वाली हूँ एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन, फेजर डायग्राम, वेव डायग्राम, सभी को आप बहुत अच्छे से स्टडी करो, तभी आपको LCR सर्किट समझ में आएगा। और LCR सर्किट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। आज हम लोग एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एसी सर्किट विद इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस सेपरेट से बनाऊंगी। तो देखते हैं। तो देखो बच्चों, एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस में क्या हम करेंगे, बस एक रेजिस्टेंस लगा देंगे एसी इनपुट के साथ, ठीक है। तो ये एसी इनपुट हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। इसका ईएमएफ कितना रहेगा, E0 sin ओमेगा टी, एंड इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I, वो I कितना रहेगा, I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी। तो बहुत सिंपल है। देखो इसका हमें सबसे पहले डेरिवेशन, हम क्या फाइंड करेंगे, इसका फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है पहले मैं आपको वो क्लियर कर दूं। फेज डिफरेंस मतलब क्या, देखो फेज डिफरेंस मतलब इज इक्वल टू फेज ऑफ ईएमएफ मतलब वोल्टेज माइनस ईएमएफ की जगह पे ई लिखती हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, फेज ऑफ करंट, फेज ऑफ वोल्टेज एंड फेज ऑफ करंट, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। फेज क्या, ई इज इक्वल टू क्या है, E0 sin ओमेगा टी। तो इसमें जो ये ओमेगा टी ये फेज है, एंड I इज इक्वल टू क्या है, I0 sin ओमेगा टी। तो इसमें ये ओमेगा टी जो है ये फेज है, ये फेज होता है, ये फेज होता है। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा होता है ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसमें फेज डिफरेंस कितने का आएगा, 5 का आएगा। मतलब इसमें हमने ओमेगा टी यहाँ पे माइनस ओमेगा टी प्लस 5 किया, तो यहाँ फेज डिफरेंस कितने का आएगा, 5 का आएगा। ओमेगा टी 0 बन जाएगा और इसमें ये 5 बचेगा। इसका मतलब इसमें फेज डिफरेंस कितना है, 5 का, 5 जितने एंगल का। तो ये एंगल हर एक रेजिस्टर में कितना बनेगा देखते हैं, इंडक्टेंस में कितना बनेगा देखते हैं, कैपेसिटेंस में कितना बनेगा वो भी देखते हैं। हर एक में ये एंगल कितना बनेगा ये हमें निकालना है, तभी हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें एक्चुअल में क्या करना है, आपको हर एक एसी सर्किट में ये फेज डिफरेंस निकालना है, उसके बाद उसकी डायग्राम निकालनी है, फेजर डायग्राम, उसके बाद उसकी वेव डायग्राम भी निकालनी है।
पहले तो हम इसका फेज डिफरेंस निकालेंगे। फेज डिफरेंस निकालने के लिए आपको एक छोटा सा डेरिवेशन करना है जो कि बहुत ही सिंपल है। तो देखते हैं वो डेरिवेशन आप कैसे करोगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले लेते हैं ईएमएफ। ईएमएफ इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, E0 साइन ओमेगा टी। यहाँ पे अप्लाई करते हैं ओहम्स लॉ। बाय ओहम्स लॉ I इज इक्वल टू क्या होता है, हमें I भी तो निकालना है और I का ये एंगल देखना है, दोनों का एंगल, दोनों में चेंज कितना आता है वो हमें निकालना है। तो I इज इक्वल टू क्या आएगा, E अपॉन R, राइट, ये फॉर्मूला है। E हमें पता है क्या है, E की वैल्यू पुट कर दो, E0 साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय R। इसमें से ये R है ना, इसको डिवाइड करो तो हमें क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू E0 अपॉन R इंटू साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखो I इज इक्वल टू क्या है, E अपॉन R है, तो I0 इज इक्वल टू क्या आएगा, देयरफॉर I0 इज इक्वल टू क्या आएगा, E0 अपॉन R आएगा। जैसे I इज इक्वल टू E अपॉन R है, वैसे I0 इज इक्वल टू E अपॉन R आएगा, E0 अपॉन R। तो इस E0 अपॉन R की जगह पे हम लोग I0 पुट कर सकते हैं। सो दैट इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये हमें क्या मिला, करंट। तो देखो दोनों को अगर कंपेयर किया, इस इक्वेशन को एंड इस इक्वेशन को, इसका भी फेज कितना आ रहा है, ओमेगा टी। तो फेज डिफरेंस निकालो, देयरफॉर फेज डिफरेंस इज इक्वल टू फेज ऑफ E माइनस फेज ऑफ I। फेज ऑफ E कितना है, ओमेगा टी, इसको फेज बोलते हैं ना, एंड फेज ऑफ I कितना है, ओमेगा टी। दोनों का फेज कितना आ रहा है, ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। इसका मतलब हम कंक्लूड करेंगे कि फेज डिफरेंस इन एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस का फेज डिफरेंस करंट का एंड ईएमएफ का दोनों क्या होता है, 0 होता है। मतलब ये कितने सेम एंगल से चल रहे दोनों भी। तो ये आप पहले कॉपी करो, फिर मैं इसका डायग्राम निकालती हूँ। उसके बाद और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो रेजिस्टेंस है वो एसी एंड डीसी में दोनों में उसका बिहेवियर जो है वो सेम होता है। रेजिस्टेंस का बिहेवियर एसी में एंड डीसी में दोनों में कैसा होता है, सेम होता है। इसको एज अ नोट आप लोग लिख के रखो, कभी आपको पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, ठीक है। इंडक्टर का चाहे चेंज हो सकता है, कैपेसिटर का चाहे चेंज हो सकता है, लेकिन रेजिस्टर का बिहेवियर वो एसी को भी अपोज करेगा, डीसी को भी अपोज करेगा, वो करंट को ही अपोज करता है। उसका बिहेवियर एसी एंड डीसी के लिए सेपरेट से चेंज नहीं होता। तो पहले ये डेरिवेशन लिख लो बच्चों। अभी फेज डिफरेंस तो हमने निकाल लिया, अब इस फेज डिफरेंस को हमें फेजर डायग्राम में ड्रॉ करना है। तो इसको ड्रॉ कैसे करोगे, देखो पहले हम इसका वेव डायग्राम निकालते हैं। अब हमें पता है कि दोनों में फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 0। तो दोनों हम निकालेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं ईएमएफ का वेव फॉर्म। तो ये ईएमएफ का वेव फॉर्म मान लो, ये ईएमएफ का वेव फॉर्म है, ठीक है। इसको नाम देते हैं, दिस इज E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे पीक वैल्यू क्या रहेगी, प्लस E0, एंड यहाँ पे पीक वैल्यू क्या रहेगी, माइनस E0। यहीं पे हमें क्या निकालना है, करंट का भी वेव फॉर्म निकाल। मैंने क्या आपको क्या बोला, इसका पीक वैल्यू ज़्यादा होता है, करंट का पीक वैल्यू कम होता है। क्यों, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन R होता है। R की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो इसका पीक वैल्यू कम रहेगा। मतलब फेज डिफरेंस 0 है तो इसका 0 है, तो इसका भी क्या रहेगा, 0। मतलब जब ये वेव स्टार्ट होगी तभी करंट की वेव स्टार्ट हुई। तो ये दोनों का फेज डिफरेंस 0 है, मतलब दोनों का एंगल सेम है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा करंट भी, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद जब इसका मैक्सिमम रहेगा तब करंट का भी मैक्सिमम, जब ये 0 तब करंट भी 0, जब ये मैक्सिमम तब करंट मैक्सिमम, जब ये 0 तब 0, करंट मैक्सिमम 0 मिनिमम। तो ऐसा वेव फॉर्म बनेगा करंट का, ऐसा। लेकिन इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहेगा एंड करंट की जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड कम रहेगा, ऐसा। ये किसकी वेव है, करंट की। इसको नाम दे दो, दिस वेव इज कॉल्ड एज I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। इसमें ये जो है ये क्या रहेगा, इसका प्लस I0 रहेगा, एंड ये जो है ये क्या रहेगा, इसका माइनस I0 रहेगा। मैक्सिमम पीक वैल्यू
एंड मिनिमम पीक वैल्यू, ऐसे उसका मीनिंग। ठीक है, ये हो गया उसका वेव डायग्राम। अब निकालते हैं फेजर डायग्राम कैसे रहेगा एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस का। फेजर डायग्राम में क्या होता है, एक वाई एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हम लोग एक वेक्टर दिखाते हैं। ये वेक्टर किसका होता है, ई का। तो ये वेक्टर मैंने दिखाया ई का। अब यहाँ पे हमने देखा कि दोनों का एंगल E इज इक्वल टू क्या है, E0 साइन ओमेगा टी है, एंड I इज इक्वल टू भी क्या है, I0 साइन ओमेगा टी है। दोनों का एंगल क्या है, ओमेगा टी ओमेगा टी। अगर यहाँ पे +5 होता तो हम लोग करंट यहाँ कुछ तो भी +5 लेके जाते। ये एंगल कितना है, ओमेगा टी। मान लो यहाँ +5 होता तो करंट हम आगे लेके जाते, करंट फैक्टर चेंज होता। लेकिन अब क्या है, ये भी ओमेगा टी ही आ रहा है। दोनों का हमने डेरिवेशन देखा, दोनों में ओमेगा टी है फेज। तो करंट भी आपको इसी पे मिलेगा, लेकिन उसकी लेंथ जो है वो कम मिलेगी। ये होगा आपका I। ये I0 पिक वैल्यू इतनी लेंथ, और ये किसकी पिक वैल्यू है, दिस इज E0। ऐसे हम लोग इसका डायग्राम निकालेंगे। अब देखते हैं इसका प्रोजेक्शन। तो ये प्रोजेक्शन यहाँ तक, इसका यहाँ से यहाँ तक, ये किसका प्रोजेक्शन है, दिस प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज E0 साइन ओमेगा टी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। एंड यहाँ से यहाँ तक ये जो प्रोजेक्शन है ये किसका है, I0 साइन ओमेगा टी। ये इसका प्रोजेक्शन रहेगा। देखो इसका फेजर डायग्राम एसी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस का फेजर डायग्राम निकालो। दोनों का एक ही रे रहेगा, बहुत सिंपल है। उसी पे हम करंट दिखाएंगे, करंट छोटा, ईएमएफ बड़ा। दोनों का एंगल सेम है, ओमेगा टी दोनों का, तो ओमेगा टी लिखेंगे दोनों का। और फिर इसका ये जो क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये कितनी रहेगी, E0 साइन ओमेगा टी, इसकी कितनी रहेगी, I0 साइन ओमेगा टी। लेकिन दोनों भी कहाँ होनी चाहिए, वाई एक्सिस पे ही। एक्स एक्सिस पे कॉस ओमेगा टी होता है, वाई एक्सिस पे, और हमारे इक्वेशन में साइन ओमेगा टी है, कॉस नहीं। ये कौन सा एक्सिस है जहाँ पे हमने टाइम दिखा है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ऐसे आप बहुत अच्छे से फेजर डायग्राम ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो बच्चों ये था अपना एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस। एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस में एक बार रिकॉल करते हैं आपको क्या क्या याद रखना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप रखोगे इसका इक्वेशन याद, क्या है, E0 साइन ओमेगा टी। उसी से हमने I निकाला था, वो मिला था I0 क्या मिला था, E0 डिवाइड बाय R साइन ओमेगा टी। तो इसमें I0 हमें मिला E0 डिवाइड बाय R। ये इक्वेशन इंडक्टर में, कैपेसिटर में, हर एक में चेंज होगा, इसीलिए ये याद रखो। इसमें R क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो R बिहेवियर ऑफ R सेम इन AC एज वेल एज DC। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, फेज डिफरेंस इज 0, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको इतनी बातें आपको याद रखनी है, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 पॉइंट्स आपको एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस में याद रखने हैं। समझ में आया सबको। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एसी सर्किट विथ इंडक्टर, देन उसके बाद देखेंगे एसी सर्किट विथ कैपेसिटर। ओके, आज हम यहीं पे रुकते हैं, फेजर डायग्राम एंड डिफरेंट एसी सर्किट। ये 2 टॉपिक्स हमने आज कंप्लीट किए हैं। होप्स आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वैसे मुझे बताओ। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।